वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिव स्टेट का कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे कि रिएक्टिव स्टेट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में क्या होता है, क्यों हमें रिएक्टिव स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिएक्टिव स्टेट में, कब कहाँ पर किसको यूज़ करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद Next.js। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है। रिएक्टिव स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डेटा हम डिफाइन करते हैं, व्यू उस डेटा को ऑटोमेटिकली रिएक्टिव बना देता है। रिएक्टिव बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डेटा चेंज होगा तो यूआई पर अपने आप अपडेट हो जाएगा। आपको मैन्युअली रिफ्रेश करने की, रिलोड करने की नीड नहीं होती। आपको मैन्युअली डॉम में अपडेट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती। आपका डेटा जैसे ही अपडेट होगा, व्यू उसको आपके यूआई पर ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट होता है रिएक्टिव स्टेट का। अब अगर हम बात करते हैं व्यू में Next.js में कि हम किस तरह से रिएक्टिव स्टेट बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास चार कॉन्सेप्ट्स आते हैं। या तो हम रेफ का यूज करते हैं, या हम रिएक्टिव का यूज करते हैं, या हम कंप्यूटेड का यूज करते हैं, या हम वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी Next.js की एप्लीकेशन पर आएंगे। यहां पर आकर मैं ऐप में आऊंगा, पेजेस की डायरेक्टरी में आऊंगा, और यहां पर आकर मैं एक पेज बनाने वाला हूं, एक राउट बनाने वाला हूं बेसिकली। और वो राउट मैं लेट सपोज बना लेता हूं किस नाम से, मैंने यहाँ पे रिएक्टिव के नाम से बना लिया। ठीक है, कि हम यहाँ पे रिएक्टिव स्टेट को डिस्कस करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिएक्टिव डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख लेंगे व्यू। ठीक है, कि इस नाम से बेसिकली क्या करो, एक पेज बना लो, और हम आएंगे यहाँ पर सबसे पहले अपनी मेन पेज पे। ये हमारा मेन पेज है। ठीक है, इस मेन पेज में आके मैं बोलूंगा कि भैया तुम एक काम ये करो कि तुम एक और राउट बना लो। किसके लिए राउट होगा ये राउट होगा बेसिकली रिएक्टिव पेज पे जाने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि रिएक्टिव पेज पे आने के लिए ये हमने एक राउट बना लिया, और यहाँ पर आकर हम लिख लेंगे रिएक्टिव लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। तो हम बेसिकली जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, हमारे पास काफी सारे लिंक्स आएंगे। उसमें एक लिंक होगा रिएक्टिव का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा इस रिएक्टिव वाले पेज पे। ठीक है, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट के अंदर मैं यहां पर आकर एक डिव बना लेता हूं, और इस डिव के अंदर हम यहां पर आकर क्या काम करेंगे, एक इनपुट स्टेट बना लेंगे। ठीक है, तो इस डिव को हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, और इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। यहां पर अगर हमने बोला कि भाई ये एक इनपुट है जिसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, इसके साथ साथ हम इसके अंदर अगर प्लेस होल्डर रखना चाहें प्लेस होल्डर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी इसका रख लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि बेसिकली ये जो मेरी इनपुट फील्ड है ये बाइंड हो जाए मेरे जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि हम वी मॉडल का यूज करते हैं, ताकि बेसिकली यहां पे मैं जो भी वैल्यू लिखूं वो वैल्यू मेरे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, टू वे बाइंडिंग होती है ये। तो हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम के नाम से। जो भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू आएगी तुमने उस नेम के अंदर क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। ठीक है, एक चीज तो मैंने यहां पे बोल दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस इनपुट फील्ड के बाद यहां पर एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं यहां पर आकर एक मैसेज लिखूंगा हेलो, और हेलो के बाद मैं चाहता हूं कि ये जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल हम बनाएंगे नेम के नाम से, उसकी वैल्यू को मैं यूआई पे दिखाना चाहता हूं। यानी कि यहां पे हम टेम्पलेट सिंटेक्स का यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू को हमने कहां पे डिस्प्ले करवाना है, हमने बेसिकली डिस्प्ले करवाना है यूआई पे। ये टू वे डेटा बाइंडिंग क्यों होती है कि अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी हो गई तो इनपुट फील्ड में भी वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, और अगर इनपुट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू आएगी तो वो आपके वेरिएबल के अंदर भी आ जाएगी। ये टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। लेकिन टेम्पलेट सिंटेक्स वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, यानी कि यहां से वैल्यू वहां नहीं जा सकती, यूआई से वैल्यू वेरिएबल में नहीं जा सकती, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू कहां पे आ रही होती है, यूआई में आ रही होती है। ठीक है, तो मैंने यहां पे बोला कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपने यूआई पर दिखा देना है। ठीक है, तो ये तो टेम्पलेट सिंटेक्स का यूज करते हुए हम दिखा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहां पर आकर लिख दूंगा लेट सपोज कार्ट के, जो कार्ट की डिटेल्स होगी वो हम यहां पे दिखाएंगे। तो मैंने यहां पर अगर बोला कि भाई कार्ट के नाम से मैं एक चीज बनाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, आइटम्स होंगे। तो इसको हम वापस जरा ठीक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट आइटम्स। ठीक है, और आइटम्स के अंदर और आइटम्स की जो लेंथ होगी ना वो मैं यहाँ पे आके डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्ट डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आइटम्स हमारे पास कितने आइटम्स हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा, उसके बाद आइटम्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, मतलब आपके जो टोटल आइटम्स बेसिकली होंगे, जो टोटल होगा बेसिकली उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इस तरह से लिख लूँगा टोटल। ठीक है, एक मैसेज लिख रहा हूँ बेसिकली। ये मैसेज के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई प्राइस लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या
क्या करेंगे, प्राइस को डायनेमिकली फैच करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कार्ट डॉट टोटल। ठीक है, अब हो सकता है ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आए, तो एक काम ये करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का काम भी साथ साथ करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कार्ट डॉट टोटल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का काम भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। स्क्रिप्ट के अंदर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटअप को कॉल करवाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, किस किस को इंपोर्ट करवाएंगे, हम यहाँ पे आके रेफ को इंपोर्ट करवाएंगे, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके रिएक्टिव को इंपोर्ट करवाएंगे, इसके साथ साथ हम यहाँ पे कंप्यूटेड को इंपोर्ट करवाएंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे वॉच को इंपोर्ट करवाएंगे। ये मोस्टली वो चीजें होती हैं जिनका यूज करते हुए हम अपने डेटा को रिएक्टिव बनाते हैं व्यू में। ठीक है, रेफ भी यूज होता है, रिएक्टिव भी यूज होता है, कंप्यूटेड भी यूज होता है, वॉच भी यूज होता है, लेकिन इनका पर्पस क्या है, पर्पस हर जगह पे डिफरेंट है। ठीक है, रेफ को हम किसी और सिनेरियो में यूज करते हैं, रिएक्टिव को किसी और सिनेरियो में, कंप्यूटेड को किसी और सिनेरियो में और वॉच को किसी और सिनेरियो में। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, नेम लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर रेफ का यूज करते हुए अपने नेम वाले वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। अब ये किया क्या मैंने, देखो अब हम समझते हैं रिएक्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली अपने डेटा को रिएक्टिव बनाएंगे ताकि अगर उसकी वैल्यू अपडेट हो तो व्यू बेसिकली ऑटोमेटिकली यूआई पर उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे। ठीक है, आपको मैन्युअली रिफ्रेश रिलोड वगैरह करने की नीड ना हो, व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। तो उसके लिए अगर आप सिंगल प्रिमिटिव वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो, जैसे किसी स्ट्रिंग को अपडेट करना चाहते हो, किसी नंबर को अपडेट करना चाहते हो, किसी बुलियन को अपडेट करना चाहते हो, ये सिंगल प्रिमिटिव वैल्यू है ना, कि भाई अगर एक नेम है या अगर एक एज है या अगर एक बेसिकली कोई और वेरिएबल है तो उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू आएगी। वेरिएबल्स के अंदर हमेशा सिंगल वैल्यू आती है। तो अगर आप सिंगल वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो, यानी कि आप सिंगल वैल्यू को रिएक्टिव बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम रेफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि नेम हमारे पास क्या रहेगा, एक सिंगल वेरिएबल है, नेम के अंदर एट अ टाइम एक ही वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ पे इसको रिएक्टिव बनाने के लिए रेफ का यूज कर लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, कार्ट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे और मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रिएक्टिव बनाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को या एरे को जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिएक्टिव का यूज करते हैं। तो हमने बोला कि ये रिएक्टिव है और इसको मुझे बनाना क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने बोला कि इसके अंदर होंगी दो चीजें, एक होगा आइटम्स जो एक टाइप ऑफ एरे होगा और एक हमारे पास होगा टोटल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन कर दी और टोटल की इनिशियल वैल्यू होगी 0। तो ये बेसिकली क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। अगर आपने ऑब्जेक्ट को या एरे को रिएक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए हम रिएक्टिव का यूज करते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड यूज करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊंगा इज बिग कार्ट के नाम से। ठीक है, कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका कार्ट बिग है या स्मॉल है। ठीक है, अगर आपने अपनी रिएक्टिव वैल्यू में से किसी चीज को ड्राइव करना होता है, जैसे लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर हमारे पास काम हो रहा है, हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है, अब एक पॉइंट पर आकर मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इसकी वैल्यू लेट सपोज 4 हो जाती है, 5 हो जाती है, तो उसके ऊपर मैं कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि मैं इसके अंदर की वैल्यू को कंप्यूट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटेड का यूज करते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक रिएक्टिव वैल्यू है, उसके अंदर से एक और वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आकर कंप्यूटेड का यूज करा और मैंने यहां पर आकर बोला कि भाई कार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कार्ट, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे आइटम्स और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा लेंथ, कि अगर हमारे कार्ट की जो आइटम्स हैं उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, मैं यहां पे आके लिखूंगा लेंथ। और अगर मैं यहां पे आके लिखता हूं कि भाई लेंथ अगर उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाती है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने इस बिग कार्ट के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवा देना है। अब होगा क्या, अभी हमारे पास कार्ट के अंदर कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है, लेट सपोज मैंने क्या करा, आइटम इंक्रीज करा, एक आइटम आ गया कार्ट में, फिर 2 आइटम आ गए, फिर जैसे 3 आइटम आएंगे तो ये कंप्यूटेड बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है, इस बिग कार्ट के अंदर किसको स्टोर करवा दो, 3 को स्टोर करवा दो। तो अब इस बिग कार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि एक रिएक्टिव वैल्यू थी, उसके अंदर से मैंने एक वैल्यू निकाली और उसके ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि इस बिग कार्ट के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू आए, आपने एक अलर्ट मैसेज शो करवा देना है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं आइटम्स बाय कर सकते। ठीक है, इस तरीके की चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम वॉच का यूज करेंगे। वॉच भी बेसिकली हम रिएक्टिव के लिए यूज करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि आपने नजर किस पे रखनी है। ये वॉच बिल्कुल वॉचमैन वाला काम करता है। ये आपको ओल्ड वैल्यू भी बताएगा, ये आपको अपडेटेड वैल्यू भी बताएगा। ये बेसिकली देखता है कि आपकी वैल्यूज कब अपडेट हो रही हैं। अगर आप किसी अपडेशन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। ये वॉचमैन वाला काम करता है, इसको पता होता है कि कब वैल्यू अपडेट हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि जब नेम की वैल्यू अपडेट होगी तो तुमने
क्या करना है, तुमने हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है न्यू वैल्यू, इसका हमने पैरामीटर का नाम रख दिया न्यू वैल, और एक होती है ओल्ड वैल्यू। पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो हमेशा न्यू वैल्यू के लिए होता है, और जो दूसरा वाला पैरामीटर होता है वो हमेशा ओल्ड वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई जैसे ही नेम के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट होगी, तुमने क्या करना है, तुमने console.log के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, और वो मैसेज क्या होगा, नेम चेंज्ड फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर मैं चाहता हूं कि भाई पहले यहाँ पे क्या हो, ओल्ड वैल्यू शो हो, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे ओल्ड वैल, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे न्यू वैल्यू शो हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आगे लिखेंगे न्यू वैल। ठीक है, तो ये वॉच क्या करेगा, ये बेसिकली नजर रखेगा किसके ऊपर, नेम के ऊपर। ये बोलेगा कि जैसे ही नेम की वैल्यू अपडेट होगी, कंसोल में डिस्प्ले करवाएगा कि भाई पुरानी वैल्यू ये थी और नई वैल्यू तुमने ये कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का काम हमने यहाँ पे कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाई थी और इसको मैंने बाइंड करवा दिया था नेम वाले वेरिएबल से, जो कि रिएक्टिव वेरिएबल है। यहाँ पे अगर हम कोई भी इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, इस नेम के अंदर। फिर उसके बाद हमने टेम्पलेट सिंटेक्स का यूज करते हुए हेलो के बाद हम उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। फिर हमने एक पैराग्राफ टैग लगाया, उसमें हमने बोला कि कार्ट, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कार्ट के आइटम्स की जो लेंथ होगी कि कार्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, और आइटम्स के अंदर जो टोटल हो रहा होगा वो भी हम यहाँ पे दिखाते रहेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक बटन बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, बटन का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया ऐड आइटम। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, आइटम्स को ऐड करेंगे। तो मैंने ये कर दिया। इसके ऊपर आकर मैं क्या करूंगा, एक क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपने ऐड आइटम के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको क्या करवाना है, कॉल करवाना है। ठीक है, तो ये काम भी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं वी इफ का यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, किसका यूज करूंगा, वी इफ का यूज करूंगा, जो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए यूज होता है। यानी कि इसके अंदर मैं बताऊंगा कंडीशन, मैं बोलूंगा कि अगर इस बिग कार्ट के अंदर कोई वैल्यू आती है तब आपने इस पैराग्राफ टैग को शो करवाना है। ठीक है, वो पैराग्राफ टैग क्या होगा वो हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, लेट्स सपोज वाओ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू हैव अ बिग कार्ट। ठीक है, यू हैव अ बिग कार्ट। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने एक फंक्शन बनाया था, बेसिकली मेथड बनाया था किस नाम से, ऐड आइटम के नाम से, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली फंक्शन के कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फंक्शन ऐड आइटम के नाम से, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। पैरामीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। इसके अंदर आकर हम बोलेंगे कि भाई जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, आपने क्या करना है, आइटम्स के अंदर पुश करना है। ठीक है, आइटम्स आपका एक एरे था, एरे के अंदर आपने एलिमेंट्स को पुश करना है। कोई भी एलिमेंट आप पुश कर सकते हो, जैसे मैंने आइटम के नाम से एक एलिमेंट पुश कर दिया। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि जैसे ही ऐड आइटम पे क्लिक होगा तो तुमने प्राइस को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं बोलूंगा कि प्राइस को तुमने लेट्स सपोज 10 के साथ जो है वो इंक्रीज कर देना है। ठीक है, कि जितनी बार आप बेसिकली बटन पे क्लिक करोगे उतने आइटम्स आपके ऐड होते जाएंगे, और टोटल के अंदर आपके जो 10 रुपीज हैं वो बेसिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ये काम कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने बेसिकली 4 रिएक्टिव स्टेट का हमने यहाँ पे यूज करा है। रेफ का यूज करा, रिएक्टिव का यूज करा, कंप्यूटेड का यूज करा, और वॉच का यूज करा। रेफ का यूज करते हुए हम अपनी सिंगल प्रिमिटिव वैल्यू, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर वैल्यूज हो गई, फ्लोट वैल्यूज हो गई, ये इस तरीके की जो सिंगल वैल्यूज होती हैं बेसिकली उनको रिएक्टिव बनाने के लिए हम रेफ का यूज करते हैं। जो हमारी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए या हमारे एरेज हो गए, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही होती हैं, तो उसको रिएक्टिव बनाने के लिए हम रिएक्टिव का यूज करते हैं। अगर आप बेसिकली एक रिएक्टिव वैल्यू में से किसी वैल्यू को निकालना चाहते हो, उसको कंप्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम कंप्यूटेड का यूज करते हैं। कि एक बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिव स्टेट बनी हुई थी, लेकिन मैं इसकी वैल्यू के ऊपर चेक लगाना चाहता हूं, मैं इसको देखना चाहता हूं कि भाई जैसे ही इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है तब उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम कंप्यूटेड का यूज करते हैं। और अगर आप अपनी रिएक्टिव स्टेट के ऊपर नजर रखना चाहते हो कि भाई यहां पे अगर इस तरीके से चेंज हो, न्यू और ओल्ड वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो या उनको न्यू और ओल्ड वैल्यू का यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर अगर हम npm run dev की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रन करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 पे, जिससे हम आ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आकर सबसे पहले पेज पे हमारे पास लिंक्स आएंगे, जिसमें एक रिएक्टिव का लिंक है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर बेसिकली कंसोल ओपन करूँगा। ठीक है, आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि कंसोल में आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में आऊँगा। इनपुट फील्ड में आकर मैं जैसे ही कुछ भी टाइप करने लगूंगा तो आपको पता है कि ये इनपुट फील्ड बेसिकली किससे बाइंड हुई हुई थी, ये इनपुट फील्ड बाइंड हुई हुई थी हमारे नेम वाले वेरिएबल से। इसके साथ साथ इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ था, एक वॉचमैन लगाया हुआ था जो क्या करेगा, कंसोल में प्रिंट करवाता रहेगा आपकी ओल्ड और न्यू वैल्यू को। तो हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ एफ, तो देखो इसने बोला कि नेम चेंज फ्रॉम ब्लैंक से टू एफ। ठीक है, कि आपकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, नल थी, उसके बाद अब क्या हो चुका है, एफ हो चुका है। फिर मैंने आगे लिखा ए, तो देखो अब यहाँ पे देखो किस तरह से वैल्यू अपडेट हो रही है। मैंने यहाँ पे लिखा RZEEN। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉचमैन किस तरह से हमारी रिएक्टिव स्टेट को देख रहा है। ठीक है, तो ये वॉचमैन का काम होता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू अपडेट होकर आ रही है ऑटोमेटिकली, हमें पेज रिफ्रेश करने की, रिलोड करने की नीड नहीं हुई। ये काम ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने अपने नेम वाले वेरिएबल को रिएक्टिव बनाया था, किसका यूज करते हुए, रेफ का यूज करते हुए। तो ये बेसिकली रिएक्टिव स्टेट की पावर होती है। अब अगर हम आते हैं, हमें पता है कि जो आइटम्स हैं और ये जो टोटल हैं, इसको भी हमने रिएक्टिव बनाया था, रिएक्टिव का यूज करते हुए, क्योंकि कार्ड क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड आइटम के बटन पे क्लिक करता हूं तो देखो ये 1 हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है $10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 2 करता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 आइटम्स होगा और ये हो गया $20। लेकिन जैसे ही मैं इसको 3 करूंगा तो 3 पे क्या होगा, ये कंप्यूटेड क्या करेगा, ट्रिगर होगा और ये इस बिग कार्ड के अंदर बोल देगा कि भाई वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। यानी कि इस बिग कार्ड के अंदर कुछ आ चुका है और जैसे ही इस बिग कार्ड के अंदर कुछ आएगा तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, ये पैराग्राफ आ जाएगा। तो चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा देखो ये 3 आइटम्स हुए, टोटल 30 और यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है वो यू हैव अ बिग कार्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिएक्टिव स्टेट्स का। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।